लैंगिक जनन से संबंधित जितनी भी जानकारी है उस सभी प्रकार की जानकारी को हम इस क्लास में कवर करेंगे। इस क्लास में हम नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र का अध्ययन नहीं करेंगे, उनका अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। इस क्लास में केवल हम पूरा मानव में लैंगिक जनन का जो बेसिक है उस बेसिक को पूरी तरह अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखें, बात करें अगर हम मानव में लैंगिक जनन की, तो मनुष्य में लैंगिक जनन के लिए उत्तरदायी कोशिकाओं का क्या होता है, विकास होता है, और वो बहुत ही जरूरी है। जब तक मानव में उत्तरदायी जो कोशिकाएं हैं जो लैंगिक जनन का काम करती है उनका विकास नहीं होगा, तब तक मानव में लैंगिक जनन की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। तो ऐसी कोशिकाओं को जनन कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन कोशिकाएं कहते हैं। अब इन कोशिकाओं का जो विकास है वो मनुष्य के जीवन काल में एक विशेष समयावधि में होता है, जिसमें शरीर के विभिन्न भागों में क्या होते हैं, विशेष परिवर्तन होते हैं। और ये जो परिवर्तन है वो विशेष परिवर्तन कहाँ पर होते हैं? इन जनन कोशिकाओं में विशेष परिवर्तन होते हैं। जैसे जैसे शरीर में सामान्य वृद्धि दर धीमी होती है, वैसे वैसे जो जनन उत्तक है वो क्या हो जाते हैं, वो परिपक्व होना प्रारंभ करते हैं। तो मानव में लैंगिक जनन के लिए उत्तरदायी कौन है? तो जनन कोशिकाएं उत्तरदायी है। ठीक है, इन जनन कोशिकाओं में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही मानव में लैंगिक जनन के लिए जो आवश्यक स्थितियां है, ठीक है, या जो आवश्यक परिवर्तन है वो होना प्रारंभ होते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो किशोरावस्था क्या होती है। तो देखें, वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है। जो वृद्धि है वो क्या है? एक प्राकृतिक प्रक्रम है, यानी एक प्राकृतिक रूप से होने वाली घटना है। तो जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, वो अवस्था क्या कहलाती है? किशोरावस्था कहलाती है। मतलब किशोरावस्था मानव जीवन की वो अवस्था या उम्र है जब मानव शरीर में जनन के लिए परिवर्तन होना शुरू होते हैं। ठीक है, या उस अवस्था में मानव के शरीर में जनन परिपक्वता आती है, तो उस अवस्था या आयु को कहते हैं किशोरावस्था। अब बात करें यौवनारंभ। किशोरावस्था में एक प्रमुख घटना होती है और वो होती है यौवनारंभ। तो किशोरावस्था की वह अवधि जिसमें लैंगिक विकास सर्वप्रथम दृष्टिगोचर होते हैं। किशोरावस्था की वो अवधि जिसमें लैंगिक विकास या लैंगिक परिवर्तन सबसे पहले दिखाई देते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे यौवनारंभ कहते हैं। अब यौवनारंभ का जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो क्या है? वो लड़के और लड़कियों की जनन क्षमता का विकास होना है। यानी यौवनारंभ जब शुरू होता है तो उस समय होता क्या है? लड़के और लड़कियों की जो जनन क्षमता है, जो जनन अंग है, या जो जनन से संबंधित परिवर्तन है वो होना शुरू हो जाते हैं। तो उस अवस्था या उस किशोरावस्था की उस आयु को या उस अवस्था के भाग को कहते हैं यौवनारंभ। दूसरे शब्दों में अगर मैं बात करूं तो किशोरावस्था की वो अवस्था या वह अवधि जिसमें जनन उत्तक परिपक्व होना क्या करते हैं? प्रारंभ करते हैं। किशोरावस्था की उस अवधि को क्या कहते हैं? यौवनारंभ कहते हैं। जिस अवधि में जो जनन उत्तक है वो परिपक्व होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करें मानव में यौवनारंभ की शुरुआत की, तो लड़कों और लड़कियों में जो यौवनारंभ है उसकी कोई उम्र फिक्स नहीं है वैसे, लेकिन जब लड़के और लड़कियों के शरीर में ये कुछ शारीरिक परिवर्तन होना शुरू हो जाते हैं तो हम मान लेते हैं कि यौवनारंभ की शुरुआत हो चुकी है। अब बात करें लड़कों में क्या परिवर्तन होते हैं, तो लड़कों में यौवनारंभ के समय जो परिवर्तन होना शुरू होते हैं वो होते हैं दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज में भारीपन, कांख और जननांग क्षेत्रों में बालों का आना, त्वचा का तेलीय होना। ये सब लड़कों में यौवनारंभ की शुरुआत के कुछ शुरुआती लक्षण हैं कि अब यौवनारंभ की शुरुआत हो चुकी है। वही बात करें लड़कियों की, तो लड़कियों के स्तन के आकार में वृद्धि होना, आवाज में भारीपन, कांख और जननांग क्षेत्रों में बालों का आना, त्वचा का तेलीय होना, रजोधर्म का होना और जंघा की हड्डियों का चौड़ा होना, ये कुछ परिवर्तन लड़कियों में होते हैं। इससे हम ये मान लेते हैं कि जो यौवनारंभ है उसकी शुरुआत हो चुकी है।
यानी लड़के और लड़कियों दोनों के शरीर में जनन से रिलेटेड जो परिवर्तन है वो होना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, अब लड़कियों में अगर हम बात करें यौवनारंभ की, वो सामान्यतः 12 से 14 वर्ष में होता है। कब होता है? 12 से 14 वर्ष में। हालांकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः 12 से 14 वर्ष की उम्र में होता है। वही बात करें लड़कों की, तो लड़कों में यह परिवर्तन सामान्यतः 13 से 15 वर्ष में प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्वितीय क्या? गौण लैंगिक लक्षण। ये क्या होते हैं? तो गौण लैंगिक लक्षण वे लक्षण हैं जो यौवनारंभ के दौरान वर्षण तथा अंडाशय, शुक्राणु और अंडाणु उत्पन्न करते हैं। भाई देखो, मुख्य लैंगिक लक्षण तो कौन कौन से थे जो अभी हमने पीछे पढ़े, वो मुख्य लक्षण थे यौवनारंभ के। अब दूसरे जो गौण लैंगिक लक्षण है, इसके अलावा क्या क्या लक्षण होते हैं, तो वो लक्षण क्या कहलाते हैं? गौण लैंगिक लक्षण। तो यौवनारंभ के दौरान वर्षण से शुक्राणु उत्पन्न होते हैं और अंडाशय से क्या उत्पन्न होते हैं? अंडाणु उत्पन्न होते हैं, तथा लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है। ठीक है, साथ ही लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं, यानी दाढ़ी मूंछ आने लगती है। और ये लक्षण क्योंकि लड़कियों को लड़कों से पहचानने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। यानी इन लक्षणों के आधार पर आप कह सकते हो कि ये लड़का है और ये लड़की है, और आप पता कर सकते हैं कि लड़के और लड़कियों में किशोरावस्था या यौवनारंभ से संबंधित जो परिवर्तन है वो होना शुरू हो चुके हैं। तो इस प्रकार के लक्षणों को गौण लैंगिक लक्षण कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात कर रहे हैं हम रजोदर्शन। ये रजोदर्शन क्या होता है? तो यौवनारंभ के समय रजोधर्म के प्रारंभ को रजोदर्शन कहते हैं। अब ये रजोधर्म क्या होता है, अभी हम पूरा विस्तार से समझेंगे। आपने सुना भी होगा जिसे ऋतुस्राव या मासिक धर्म कहा जाता है। तो यौवनारंभ के समय प्रथम बार जो रजोधर्म प्रारंभ होता है तो उसे कहा जाता है रजोदर्शन, और सामान्यतः ये लड़कियों में 12 से 14 वर्ष की आयु में होता है। ठीक है, फिर बात है रजोनिवृत्ति की कि रजोधर्म समाप्त कब होते हैं। तो स्त्रियों में रजोधर्म 50 वर्ष की आयु में या फिर अन्य घटना चक्रों की समाप्ति को क्या कहते हैं? रजोनिवृत्ति कहते हैं। जब स्त्रियां होती है उनमें सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की आयु में रजोधर्म आना या ऋतुस्राव या जो मासिक धर्म होता है वो धीरे धीरे क्या होता है? बंद होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार की जो अवधि है, इस प्रकार का जो घटना चक्र है उसे कहते हैं रजोनिवृत्ति, जब रजोधर्म क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। अब बात करें आवर्त चक्र की, तो आवर्त चक्र क्या होता है? तो प्रत्येक 28 दिन के बाद अंडाशय तथा गर्भाशय में होने वाली घटना ऋतुस्राव द्वारा क्या होती है? चिन्हित होती है। यानी रजोधर्म या ऋतुस्राव की जो घटना है वो प्रत्येक 28 से 30 दिन के अंतराल पर होती है। इसे ही कहते हैं आवर्त चक्र या स्त्रियों का लैंगिक चक्र। ठीक है, यानी जो रजोधर्म है वो प्रत्येक महीने क्या होता है? रिपीट होता है। अब देखो ये क्या होता है, इसके बारे में अच्छे से समझते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं वो है रजोधर्म क्या है। अभी हमने जो पढ़ा कि रजोदर्शन, रजोनिवृत्ति और आवर्त चक्र ये सब रजोधर्म से ही संबंधित है। अब रजोधर्म क्या होता है इसको हम अच्छे से समझते हैं। तो देखें, महिलाओं में प्रति माह 28 दिवस में योनि द्वार से होने वाले रक्त के स्त्राव को, रक्त स्त्राव के नियमित आवर्तन को रजोधर्म कहा जाता है। यानी महिलाओं में प्रत्येक माह लगभग 28 दिन में क्या होता है? प्रत्येक महीने योनि द्वार से होकर रक्त का स्राव होता है, इसे ही कहते हैं रजोधर्म। इसी दूसरे नाम जिसमें मासिक धर्म, माहवारी या मेंसुरेशन आदि भी कहते हैं। ठीक है, तो ये किस लिए होता है, अब हम इसके पीछे के कारण को समझते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें मादा जनन तंत्र को समझना जरूरी होगा। तो देखो, जो लड़कियां हैं वो लड़कियां ही अगली पीढ़ी के लिए माँ की भूमिका निभाती है। लड़कियां ही कुछ समय बाद जब उन आयु बढ़ जाएगी तो वही आगे जाकर माँ की भूमिका निभाएगी। तो लड़कियों में संतति जनन के लिए यानी अपने संतान को जन्म देने के लिए उनके शरीर में एक जोड़ी अंडाशय या जिन्हें डिंब ग्रंथियां कहते हैं वो पाई जाती है। कितने जोड़ी? एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। इन अंडाशय में होता क्या है? अंडाशय में प्रति माह यानी प्रत्येक माह अंडाणु का क्या होता है? विकास होता है।
और एक बार में एक ही अंडाशय का क्या होता है, डिंबो उत्सर्जन होता है, यानी एक अंडाशय से एक समय में एक ही अंडाणु का निर्माण होता है। और इस प्रकार दोनों अंडाशय एकांतर क्रम में प्रति माह क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं, यानी प्रत्येक माह में केवल एक ही अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है और प्रत्येक बार दोनों के बीच ये प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे ये ए और बी दो अंडाणु है, तो एक बार अगर इस माह इससे अंडाणु का निर्माण हुआ है तो अगले माह इस अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होगा। अब प्रत्येक माह जब अंडाणु का निर्माण होता है तो उस डिंब के विकास के लिए, यानी उस अंडाणु के विकास के लिए जो और भावी भ्रूण यानी आगे बनने वाले भ्रूण के पोषण हेतु जो गर्भाशय है, उस गर्भाशय की दीवारों की आंतरिक सतह पर रुधिर वितरण के लिए कुछ विशिष्ट रुधिर कोशिकाओं का क्या होता है, विकास होना शुरू हो जाता है। उस अंडाणु के जरिए भावी भ्रूण के निर्माण हेतु, संतति के विकास हेतु गर्भाशय की दीवारें अपने आप को तैयार करती है और गर्भाशय की दीवारों पर या जो गर्भाशय की आंतरिक सतह हैं वहां पर विशिष्ट प्रकार की रुधिर कोशिकाओं का क्या होता है, विकास होता है। अब होता क्या है कि इन अंडाणु के निर्माण के बाद यदि जो डिंब या अंडाणु है उसका निषेचन यदि शुक्राणु के द्वारा नहीं हो पाता, यानी उस दौरान अगर कोई मादा नर के साथ संभोग नहीं बनाती है और यदि नर शुक्राणु का मादा अंडाणु के साथ निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है तो ये जो अंडाणु या डिंब है वो गर्भाशय को छोड़कर योनि मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। मतलब क्या होता है कि जो गर्भाशय की दीवारें भ्रूण के पोषण हेतु तैयार हो रही थी वो फिर से क्या होने लगती है, टूटने लगती है और गर्भाशय की दीवारों के अलावा जो रुधिर कोशिकाएं टूटती है उन रुधिर कोशिकाओं के टूटने से जो रक्त और श्लेष्मा ये दोनों योनि द्वार के द्वारा मादा के शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, और फलस्वरूप जो गर्भाशय है वो परिणाम स्वरूप अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाता है और इसे ही कहते हैं रजोधर्म या रक्तस्राव। और रक्तस्राव की जो अवधि है वो सामान्यतः 3 से 5 दिन तक रहती है। ठीक है, आगे बात करें, इस प्रकार यह प्रक्रिया 28 दिन में क्या होती है, दोहराई जाती है, यानी प्रत्येक 28 दिन में यह प्रक्रिया चलती रहती है। अब योनि मार्ग के द्वारा प्रति माह डिंब सहित, डिंब का मतलब अंडाणु सहित रुधिर और श्लेष्मा के बहिर्गमन की प्रक्रिया को ही पीरियड्स या माहवारी भी कहते हैं। यानी रजोधर्म का दूसरा नाम माहवारी है या पीरियड्स भी इसे कहते हैं और इस प्रक्रिया को तकनीकी रूप से मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको यहां तक समझ में आई होगी। तो अगर शुक्राणु का निषेचन हो जाता है तो ऐसी स्थिति में यह प्रक्रिया क्या हो जाती है, रुक जाती है। यानी ये प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी, जब तक कोई मादा नर के साथ संभोग नहीं बना लेती और नर शुक्राणु का मादा अंडाणु के साथ जब तक निषेचन नहीं होता तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। लेकिन अगर इस 28 दिन की अवधि में मादा ने नर के साथ संपर्क बना लिया और अगर नर शुक्राणु का मादा अंडाणु के साथ निषेचन हो गया तो इसके बाद ये प्रक्रिया क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। और इस प्रक्रिया के रुकने का मतलब है कि महिला ने गर्भ धारण कर लिया है, यानी महिला कैसी हो गई है, गर्भवती हो गई है और उसमें धीरे धीरे शिशु के बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये रजोधर्म आपको अच्छे समझ में आया होगा। बिल्कुल सरल अगर भाषा में बात करें तो प्रत्येक 28 दिनों में महिला के योनि द्वार से रक्त का स्राव होता है, इसे ही कहते हैं रजोधर्म या ऋतुस्राव या माहवारी। ऐसा क्यों होता है, तो जो मादा का शरीर है, मादा के शरीर में एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है जिससे प्रत्येक महीने एक अंडाणु का निर्माण होता है और ये अंडाणु का निर्माण होने के बाद जो गर्भाशय की दीवारें हैं वो भ्रूण के पोषण हेतु अपने आप को तैयार करती है और कुछ विशिष्ट रुधिर कोशिकाओं का निर्माण करती है। लेकिन इन 28 दिनों में अगर अंडाणु का शुक्राणु के साथ निषेचन नहीं होता है तो अंडाणु के साथ साथ श्लेष्मा और ये रुधिर कोशिकाएं टूटकर पुनः मादा के योनि द्वार से रक्त के रूप में बाहर निकलती है और इसे ही कहते हैं रजोधर्म या मासिक चक्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात कर रहे हैं लैंगिक परिवर्तन क्या होते हैं। अभी हमने जैसे पीछे पढ़ा था कि लैंगिक परिवर्तन क्या होते हैं, फिर से हम थोड़ा इसको विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं।
तो किशोरावस्था में होने वाले ये सभी परिवर्तन एक स्वतः होने वाली क्या है, प्रक्रिया है। किशोरावस्था में जितने भी परिवर्तन होते हैं वो सब अपने आप होने वाली एक प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य क्या है, लैंगिक परिपक्वता। यानी ये लैंगिक परिवर्तन ये दर्शाते हैं कि उस नर या मादा में लैंगिक परिपक्वता क्या हो रही है, लैंगिक जो अंग है, लैंगिक जनन के अंग है, उन जनन अंगों में परिपक्वता धीरे धीरे हो रही है। और लैंगिक परिपक्वता 18 से 19 वर्ष की आयु में लगभग पूर्ण हो जाती है। कब शुरू होती है, लड़कियों में 12 से 14 वर्ष की आयु में, और लड़कों में 13 से 15 वर्ष की आयु में शुरू होती है, और लगभग 18 से 19 वर्ष की आयु तक ये पूरी हो जाती है। जिसका आरंभ यानी इसकी शुरुआत कब से होती है, यौवनारंभ से इसकी शुरुआत होती है। अब संवेदनाओं में परिवर्तन, इसका मतलब क्या हुआ कि जब लैंगिक परिवर्तन होना शुरू हो जाते हैं तो इस स्थिति में उस नर या मादा के मानसिक, बौद्धिक और संवेदनाओं में भी क्या होने लगते हैं, परिवर्तन होते हैं। यानी शरीर में तो परिवर्तन होते ही होते हैं, साथ ही मानसिक, बौद्धिक और संवेदनाओं में भी परिवर्तन होने लगते हैं। आगे बात करें इन परिवर्तनों का कारण क्या है, तो किशोरावस्था में इन परिवर्तनों जो कारण है वो क्या है, वो जनन कोशिकाएं थी, और उन जनन कोशिकाओं से क्या होते हैं, कुछ विशिष्ट प्रकार के लिंग हार्मोन क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। यानी किशोरावस्था में इन परिवर्तनों का कारण क्या है, लिंग हार्मोन है, और वे हार्मोन शरीर में लैंगिक परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी होते हैं, और इन्हीं कारण इन्हें क्या कहते हैं, लिंग हार्मोन कहते हैं। यानी हमारे शरीर में किशोरावस्था के दौरान कुछ विशिष्ट लिंग हार्मोनों का स्राव होता है, और ये हार्मोन किशोरावस्था में होने वाले इन सभी परिवर्तनों को नियंत्रित करते हैं। इसी कारण इन्हें लिंग हार्मोन कहा जाता है। अब लिंग हार्मोन दो प्रकार के होते हैं, एक नर लिंग हार्मोन और एक मादा लिंग हार्मोन। अब नर लिंग हार्मोन वे हार्मोन होते हैं जो नर में लैंगिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होते हैं, और नर में जो लैंगिक हार्मोन है उसे टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। वही बात करें मादा लिंग हार्मोन की, तो वे हार्मोन जो मादा में लैंगिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होते हैं वे क्या कहलाते हैं, मादा लिंग हार्मोन कहलाते हैं। मादा में दो प्रकार के हार्मोन होते हैं, एक एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन। ये नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं, ये परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और मादा हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों ही नर और मादा लैंगिक हार्मोन हैं। आगे बात करें तो आज की इस क्लास में हमने मानव में लैंगिक परिवर्तन से संबंधित जितना भी बेसिक था उसको हमने अच्छे से पढ़ लिया है। तो अगली क्लास में हम नर जनन तंत्र और फिर मादा जनन तंत्र का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। तो अगर आपको क्लास पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।